सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2022 का ये मॉडल पेपर हमारे सामने है। इस मॉडल पेपर पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आए हुए थे, उन पर पूरी डिटेल से हम लोग एक तरफ से बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला 91 क्वेश्चन है और 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो यहां पर जरा एक मिनट का समय दीजिए। एक मैसेज है, उसको जरा लिख दूं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो हम ये देखेंगे कि 91 क्वेश्चन हमारा कह रहा है विल्सन डिजीज होती है और विल्सन डिजीज में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, चाहे लिवर में हो या फिर किडनी में हो या फिर ब्रेन में हो, लेकिन ये अक्सर जो डिजीज काउंट की गई ज़्यादातर वो लिवर में काउंट की गई है। यानी अगर इसको ऑब्जर्वेशन में लिया गया है तो ये लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। इसे विल्सन डिजीज के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होती है। फिलहाल आप डिजीज का नाम ध्यान रखिएगा, मेटल का नाम ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर मेटल का नाम दिया ही हुआ है कि कॉपर होता है, तो आंसर्स तो दे ही रखे, लेकिन फिर भी डिस्कशन जरूरी होता है। यहाँ पर चले आइए, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन। तो ये आपको नाम सुना होगा आपने कि इसे हम लोग इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग टॉलिन लेते हैं और टॉलिन की रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर मैंने CH3 लिया, इसे टॉलिन बोलते हैं और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे CrO2Cl2 से, CrO2Cl2 से कराएंगे। और CrO2Cl2 से जब कराते हैं तो डायरेक्ट हम लोग, आप NCERT में CrOH का होल ट्वाइस वाली रिएक्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं कि यहाँ पर CHO बनता है। बैलेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पर आप 2 नेसेंट ऑक्सीजन ले लीजिए और यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये 92 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जो NCERT बेस हैं, तो NCERT का रोल भी अपने में कुछ कम नहीं है। 93 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 93 वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। 93 वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसको कहीं इम्पोर्टेंट में नोट करिए और इम्पोर्टेंट में नोट करने के बाद फिर आगे आप इस पर वार्तालाप करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कर लेता हूं इसके आंसर की कैलकुलेशन। व्हाट विल बी द ई सेल, ई नॉट सेल पूछा है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल पर दी हैं। ये दोनों वैल्यू, ये रिडक्शन पर दिया है, ये भी रिडक्शन पर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और ये वैल्यू भी रिडक्शन पर है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो दोनों वैल्यू रिडक्शन पर है, तो सिंपल सी बात हमें जाननी पड़ेगी, ये माइनस में वैल्यू है और ये वैल्यू आपकी प्लस में दे रखी है। तो इसका मतलब है जो सेल का होगा वो क्या कंडीशन बनेगी, तो राइट साइड में कौन सा सेल होगा, राइट साइड में ये वाला सेल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन की। तो ई नॉट राइट यानी कि राइट में क्या होता है रिडक्शन, और वहाँ पर क्या होता है लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0.77 माइनस का माइनस 0.76 वोल्ट, और इसको जब जोड़ेंगे तो वैल्यू 1.576 और 6 12 13, गलत हो गया, 6 6 12 और एक 13 के 3 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी आनी चाहिए, 0.77.76, ये यानी कि 1.53 वोल्ट वैल्यू आएगी, 1.53 वोल्ट आएगी। तो आंसर यहाँ पर 15.53 वोल्ट बिल्कुल राइट दिया हुआ है, यानी कि आंसर भी हमारा मैच कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, विच विटामिन, पेज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये स्लॉट ले नहीं रहा है, पेज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा जी।
अब ले लेगा स्लॉट ये जी। ठीक, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन कॉजेज द इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम बढ़ाने वाला विटामिन है वो विटामिन के कहलाता है। तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इसकी कमी होने से बहुत देर में ब्लड हमारा जो है वो जमता है। तो डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाती है तो विटामिन के का नाम याद रखिए। विटामिन ई की भी बहुत जिम्मेदारी है और इसकी जिम्मेदारी मसल्स की जो डिजीज होती है, मसल्स की वीकनेस होती है, विटामिन ई से होती है। और विटामिन जो सी विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट होता है और ये जो है वो एनीमिया के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अगर ब्लड की कमी होती है तो विटामिन B12 वहाँ पर आ जाता है। विटामिन B6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो B6 विटामिन बी हमारी बॉडी में जो है वो वेरी वेरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये हमारी स्किन डिजीज से जितनी भी जुड़ी हुई डिजीज है उनसे उन पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग चल रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो भी समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3CE ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो एल्काइंस में आती है और एल्काइंस की इस रिएक्शन को हमने पढ़ाया हुआ है, यानी कि इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CO आएगा और यहाँ पर भी CH3, यानी कि एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज एसीटोन। एसीटोन को हम लोग प्रोपेनोन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देन यू कैन से दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन और प्रोपेनोन। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 96 क्वेश्चन है और ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का है और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम आपको समझाएंगे। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पर एक वीडियो हमारी जरूर रहेगी, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि रेट जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। KA है, यहाँ KA डैश है और यहाँ KB दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसका ब्रेकिंग पढ़ेंगे प्रोडक्ट में, तो इस तरीके से जो फार्मूला निकल करके आता है वो इन दोनों का ये वैल्यू ऊपर आएगी और ये वैल्यू दोनों नीचे आएंगी। तो इसका मतलब हुआ KA ऊपर आएगा, नीचे आएगा आपका KA डैश प्लस KB आ जाएगा और इसके बाद इन दोनों का ES और S, इन दोनों का ES ये वाला मानते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ES की कंसंट्रेशन साथ में S की कंसंट्रेशन, इंटरमीडिएट फैक्टर भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो की फॉर्म में हम आप तक ये वैल्यूज पहुंचाएंगे। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखे रहिएगा, इसको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कैसे की जाती है। उसके बाद CH3CH ये कंपाउंड है और डिवाल H यहाँ पर लिया है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और देन उसकी आपने हाइड्रोलिसिस भी करा दी। ये भी NCERT का क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन के साथ में आपको ये भी बताएंगे स्टीफेंस रिएक्शन जहां पर पढ़ाई गई है, स्टीफेंस रिएक्शन जहां पर पढ़ाई गई बस उसी के जस्ट नीचे ये दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर भी H2 कर देना, यहाँ पर भी H2 कर देना है, ठीक है। डिवाल H ले लिया तो ये नहीं जाएगा, डिवाल H दिया तो ये नहीं जाएगा, यानी कि CHNH हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका ये एज यूजुअल रहेगा, ये एज यूजुअल रहेगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर CH2NH2 हो जाएगा, है ना, CH2NH2। लेकिन सबसे पहले जो कंडीशन अप्लाई होती है वो ये होती है CH डबल बॉन्ड NH होता है और उसके बाद इसको हम वाटर से जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर O, यहाँ पर H2 यानी CH आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पर ये कंपाउंड हमारा तैयार हो जाएगा। ये वाला ये CHO यहाँ जो दिया है वो यहाँ CHO इस तरीके से दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। 97 को इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में रिएक्शन काउंट होती है, तो आप लोग बिल्कुल चूकिएगा नहीं, उस रिएक्शन को पूरी शिद्दत के साथ में करिएगा, शिद्दत के साथ में करिएगा। which among the following compounds has the highest order of reactivity, इसमें कौन सी which among the following compounds has the highest order of reactivity न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में
आप बेंजीन की रिएक्टिविटी को डाउन करेंगे। पहली बात तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कहाँ से डाउन होगी और ज़्यादा, देखो बेंजीन की रिएक्टिविटी तो इससे भी डाउन होगी, और अगर पैरा टॉलिडल्डिहाइड ले लें तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि NCHO ले लें और यहाँ पर CH3 ले लें, इससे तो बढ़ जाएगी, लेकिन पैरा नाइट्रो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करना है तो इसका मतलब है ये साफ दिख रहा है कि NO2 लगा है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी, एसिटोफिनोन की भी उतनी नहीं डिक्रीज करेगी, इसलिए बेस्ट ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ये आएगा। उसके बाद आपका ये एसिटोफिनोन आएगा, देन आपका बेंजल्डिहाइड और लास्ट में आएगा पैराबेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी सपोर्टिंग भी मिल रही है आपको, है ना। तो 98 वाले क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर बात कर रहा है तो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बाकी आप जान ही रहे कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा S इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर CP नेचुरल लॉग, अगर नेचुरल लॉग नहीं दिया होता T2/T1 ठीक है, लेकिन अगर नेचुरल लॉग नहीं दिया होता तो यहाँ पर CP इज इक्वल 2.303 लॉग T2/T1 भी हम लिख सकते थे। दोनों फार्मूले सही हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर फार्मूले में नहीं है, आप ये जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट 99 है। इसके बाद चले आइए, ये हमने बेंजाइल अल्कोहल ले लिया और उसकी HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा, और यहाँ पर आपका यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, जो A वाला प्रोडक्ट होगा वो A होगा C6H5CH2Br हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग KCN से रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ KBr निकलेगा, यानी C6H5CH2CN हो जाएगा, और इसके बाद हमने इसका H2O से यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई तो CONH2 बन जाएगा, यानी कि ये मैंने H2O लिया और H पॉजिटिव ऊपर से पार्शियल लिख दिया जाए, कंप्लीट नहीं लिखा, वैसे पार्शियल में यहाँ पर OH लिखा जाता है और कंप्लीट में H लिखा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो C6H5CH2CO NH2 बन जाता है, एमाइड बन जाता है, और इसकी ये हॉफमैन्स रिएक्शन है, इसको आप ध्यान दीजिए, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन्स ब्रोमाइड में Br2 और KOH लिया जाता है, Br2 और KOH। तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, आपका ध्यान देना पड़ेगा इस पर, क्या प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2 और यहाँ पर ये CO हट जाता है, सीधा NH2 है, तो फिनाइल मिथेनामीन बन जाता है। भाई ये तो ये वाला CO कार्बन डिक्रीज कर जाता है ना, इसके अंदर कार्बन का नंबर घट जाता है, तो फिनाइल मिथेनामीन बन जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन HTET का सॉल्व करके बता रहा हूँ। सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है, और यहाँ C6H5 है तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा इस तरीके से, तो कंपाउंड बनेगा C6H5C, यहाँ पर OH ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C6H5, इसे हम लोग बेंजोइन के नाम से जानते हैं, और ये कंपाउंड आपका बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। KCN की प्रेजेंस रहती है इस रिएक्शन में, है ना, KCN की प्रेजेंस रहती है, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, जीरो अल्फा है, कोई अल्फा है ही नहीं, तो ये रिएक्शन आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर द हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो, अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो भाई ओवर अल्कोहल वेपर्स जब पास करेंगे हीटेड, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ से भी H2 निकलने का चांस है तो कीटोन बन जाएगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यहाँ एल्कीन बनने के चांस बन जाते हैं, यहाँ पर एल्कीन बनने के चांस बन जाते हैं। 3 डिग्री वाले ये रिएक्शन नहीं देते हैं। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, यानी कि यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन संभव हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, यानी कि व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम फार्मूला जानते हैं, M1B1 इज इक्वल टू होता है M2B2, यानी कि न्यूट्रलाइज करेगा तो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले हम देखते हैं, चलिए डायरेक्ट लगा देते हैं, वो दिक्कत नहीं। M1B1 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3,
है ना। अब M1 की वैल्यू यहाँ 50 है, B1 की वैल्यू 0.2 है, प्लस में M2 की वैल्यू 0.1 है और यहाँ 50 है इज इक्वल टू M3 और ये टोटल इनटू जोड़ दीजिए 100 ml हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10 यानी कि 10 आ गई वैल्यू ये, प्लस ये आपका 5 बचा इज इक्वल टू M3 हो गया और यहाँ पर मल्टीप्लाइड में 100 हो गया, यानी टोटल ये 15 ml आ गया, 15 ml आ गया, लेकिन 15 मोल आ गया, 15 मोल पर लीटर आ गया। तो 15 मोल पर लीटर हो गया, तो सिंपली मैं आपको ये बता 15 मोल हो गया अभी यहाँ पर। और ये 15 मोल में से ये देखिए कि एक मोलर HCl न्यूट्रलाइज करता है, एक मोलर NaOH को न्यूट्रलाइज करता है, एक मोलर HCl को एक मोलर NaOH न्यूट्रलाइज करता है। तो इसका मतलब है कि 5, ये तो हमारे पास कितना ही है, ये हमारे पास केवल 5 है, ये हमारे पास 10 है, ये कि हमारे पास 5 है, तो ये 5 केवल 5 को ही न्यूट्रलाइज करेगा, तो 5 रिमेनिंग रह जाएगा। तो जो 5 रिमेनिंग रह जाएगा वही पीएच के लिए जिम्मेदार होगा। तो OH की जो वैल्यू है, OH आयन की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर, POH बचेगा ना, ये बचेगा ना, यहाँ पर M1 देखिए ये 52, ये पीएच है, पीएच निकालनी है, तो ये कितना है 0.2, तो ये 0.2 वाला ये हो गया, ये 10 है और ये आपका OH कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, OH कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। जब OH कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया तो इसका मतलब हुआ कि OH हमारा न्यूट्रलाइज पूरा, हमारे पास H पॉजिटिव आयन बचे, यस H पॉजिटिव आयन बचे। और H पॉजिटिव आयन जो हमारे पास बचे हैं वो कितने बचे, H पॉजिटिव आयन बचे 5 बचे और साथ में इंटू 10⁻², ये वाले नीचे आ जाएंगे ना, नीचे 100 तो -2 बचा। तो pH इज इक्वल टू हो जाता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो ये 2 log 10 माइनस log 5 हो जाएगा। इसको आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 0.6 समथिंग आता है, 699 आता है, 5 की वैल्यू आती है 0.699, दो में से घटाएंगे तो लगभग 1.3 के आसपास आएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि OH आयन कितने हैं, ये हमारे पास में OH आयन 0.1 है, तो ये वैल्यू हमारे पास केवल 5 आई है, ध्यान दीजिएगा। और ये वैल्यू हमारे पास 0.2 है, तो ये वैल्यू 10 आई है। तो 5-10 को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, 5 को ही करेंगे, 5 तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन लेफ्ट जो होंगे, लेफ्ट H पॉजिटिव आयन बनेंगे। कभी कुछ लोग कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू बचेंगे 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये ध्यान दिए, इसीलिए आंसर बनना, कुछ किताबों ने आंसर आपको ये भी दिया होगा, तो आप लोग बहुत सारे लोग ये कैलकुलेट, क्योंकि OH आयन कैलकुलेट कर रहे होंगे, और जब OH आयन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फिर उसके बाद आपको लगता होगा कि नहीं यार ये आंसर हमारा राइट है, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके आंसर पर बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल करिए, डेफिनेटली करिए, और जल्दी से जल्दी उस बैच को भी आप ज्वाइन कर लीजिए जो बैच आप इंटरेस्टेड हों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी करना तो फिर आप बिल्कुल परेशान ना हो और हमारे साथ बने रहें। हम आपको अप टू द मार्क बैच तक ले चलेंगे और वहां तक ले चलेंगे जहां तक सफलता आपके करीब आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और हमारे साथ डटे रहिएगा। सिलेक्शन आपका हम कराएंगे, सिलेक्शन आपका हम कराएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन इन यूपी पीजीटी, हरियाणा पीजीटी एज वेल एज राजस्थान पीजीटी एग्जामिनेशन। तो ये हमारा त्योहार, पीजीटी त्योहार बहुत जल्दी बार बार नहीं आता है, तो मौका नहीं गवाइएगा। और हम आपको पूरा विश्लेषण के साथ में एचटेट की ये वीडियो दे रहे हैं, पूरे विश्लेषण के साथ में एचटेट की वीडियो देख रहे हैं, एक एक आंसर आपको अप टू द मार्क करके दे रहे हैं। और अभी ऑफर्स में कोर्सेज चल रहे हैं, आपको ले लेना चाहिए, फिर ये ऑफर्स भी खत्म हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी डिस्काउंटेड में लगाए हुए हैं सभी सिलेबस। व्हेन 3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको 3 फिनाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया 3 फिनाइल प्रोपीन, ये CH हो गया सिंगल बॉन्ड, 3 फिनाइल प्रोपीन यानी CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 2 3 फिनाइल प्रोपीन हो गया। इस पे अगर आपने इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड की बात कर रहा है, तो जैसे ही हम HBr का एडिशन कराएंगे, HBr जब ऐड होता है तो वह वहां नहीं होता है जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, इसके बगल में इधर हो जाएगा। तो यानी प्रोडक्ट हम मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लग जाता है
और CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Br हो जाता है। तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल 1 2 3 देखो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद फिर आप चाहते हो तब भी मैं आपको पूरा अप टू द मार्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन वेरी 8 ग्राम लिया, W2 की वैल्यू आपकी 18 ग्राम हो गई। ग्लूकोज लिया है, M2 का वजन जो है 180 ग्राम हो गया 1 किलो वाटर में, यानी कि W1 1 kg हो गया या 1000 ग्राम रख लो, एक ही बात है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट, ये आपका इतने बार प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू बाद में देखें, बॉयल एट इतने बार, वही सेम एटमॉस्फेयर में केबी की वैल्यू दे रखी है। तो एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि पहले मैं डेल्टा टी निकाल लेता हूं। डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाता है केबी की वैल्यू 0.52 इंटू W2 की वैल्यू 18 हो गई इंटू 1000 ऊपर रखोगे, 1000 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। M2 की वैल्यू 180 हो गई, W1 जो है वो आपका 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। 1000 ग्राम हो गया, वो एक ही है, ये कैंसिल आउट हो गए। ये आपका 10 टाइम्स कट गया, ये आपका 0.052 आ गया, 0.052 आ गया। अब आपको करना क्या है, ये देखो ये डेल्टा टी आया। अब आपको डेल्टा टी अब कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी जो फाइनल होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, T2 माइनस T1 कह सकते हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ले लेते हो। अगर सिंपल आप कहना चाहो तो ये डेल्टा टी भी कहलाता है, ठीक। और ये आपका टी फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर और ये इनिशियल टेम्परेचर जो रहता हो। तो फाइनल टेम्परेचर आप जानते हो कि 100 का मतलब 273, शुरुआत में कितना था 273 था, और अब फाइनल बढ़ गया होगा। तो अब आप जान रहे हो बढ़ा हुआ निकालना है, टी फाइनल निकालना है, तो ये वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। और टी इनिशियल कितना 273, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 273.15 और नीचे लिख देता 0.052। तो ये वैल्यू 2 हो गई, 5 में 10 का 0 यहाँ से लगे 2 हो गई। और यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है, अगर 273 है और ये 100 बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है तो 100 में जोड़ दिए 373 हो गया। तो ये आपका 373 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो आंसर आ गया भाई साहब, डिट्टो आंसर आ गया। क्या जलवा है क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल करिए और पूरी मेहनत के साथ में करिए, एक एक ऑपरेशन के साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल में ओजोन होती है, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। फोटोकेमिकल स्मोग में ये क्वेश्चन भी ये भी होता है, ये भी होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं होते, नॉट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें नहीं होते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ चले जाते हैं, ये हमारे ओजोन डिप्लीशन में काम आते हैं, ओजोन डिप्लीशन में काम आते हैं, इसको ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है IKFM, यानी कि IKFM जहाँ I की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ I की वैल्यू 1 है, यहाँ I की वैल्यू 2 है, यहाँ I की वैल्यू 1 है, यहाँ I की वैल्यू 3 है। कैसे आएगी, बेरियम क्लोराइड को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर Ba डाई पॉजिटिव बनेगा, 2Cl नेगेटिव बनेगा, सुक्रोज टूटता नहीं। NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ेंगे, ये भी नहीं टूटता। तो इसका मतलब जहाँ अब ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये वैल्यू जब मोर आएगी तो डिप्रेस भी ज़्यादा कर जाएगा, यानी कि मोर आई, क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम है, मोलैलिटी सेम है, तो यहाँ का मोर आई हो जाएगा। और मोर आई डिप्रेस उतना ही ज़्यादा, डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसलिए उतना ही ज़्यादा डिप्रेस कर जाएगा। जब डिप्रेस कर जाएगा तो इसका मतलब उतना ही कम हो जाएगा, तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ये बात ध्यान देना, जितनी आई की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ओजोनलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपेन 2 ओन। तो अब आप ये देखिए प्रोपेन 2 ओन पहले बनाइए, ये हमारे पास में प्रोपेन 2 ओन है। प्रोपेन 2 ओन वैसे लिखा नहीं जाता, ये भी आपको बता दें, प्रोपेनोन होता है, प्रोपेन 2 ओन लिखा नहीं जाता, ये रॉन्ग लिखा, प्रोपेनोन लिखा जाता है जनाब।
मिथेनल को देखेंगे तो HCHO ये मिथेनल है, तो ये कैसे मिलेगा, तो इन दोनों को मैं एक काम ये करता हूँ कि इस तरीका आपको बताता हूँ, तरीका समझिएगा। CH3 लीजिए, CH3 लीजिए, C डबल बॉन्ड ऐसे करिए, C यहाँ पर आप H और यहाँ पर H कर दीजिए। तो अब यहाँ से जब तोड़ोगे तो ये O इधर O ऐसे करके तोड़ के चेक करिए। तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। तो सिंपल इन नंबरिंग 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, सॉरी 1 2 और 3 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। तो 2 पे मिथाइल आपको दिख ही रहा है, तो सिंपली इसके आंसर को आप ये वाला टिक कर दीजिए। तो तरीका आपको बता देता हूँ, इसमें आप ट्रिक भी हमसे सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी कंपाउंड आपसे पूछा जाए तो उस कंपाउंड में आपको करना क्या है, सिंपल वे में आपको यही करना है कि दोनों कंपाउंड, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा कि कौन से कंपाउंड से एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल आप उल्टे मुंह करके लिख दीजिए, उल्टे मुंह करके एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिख दीजिए, इन O को हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि एसीटोन किस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस से मिलेगा। अगर आपसे पूछा कि एक एसिटल्डिहाइड मिल रहा है और एक आपका एसीटोन मिल रहा है, तो एक एसिटल्डिहाइड लिख दो और एक एसीटोन लिख दो, तो यहाँ से भी ये वो निकल जाएगा। तो फिर आपको कंपाउंड पता लग जाएगा कि दोनों के मुंह लिखो और ऑक्सीजन नोच लो वहां से, और जैसे ही ऑक्सीजन नोचोगे आपको पता लग जाएगा यही ओ इधर ओ इधर ओ इधर ओ इधर, फटाफट फटाफट। ऐसे ही कंपटीशन इसी को कहते हैं भैया, इसी को कंपटीशन कहते हैं। ऐसे ही पीजीटी निकलता है, मैंने भैया ऐसे ही निकाला है, धुआंधार से निकाला है मैंने। तो आप धुआंधार से निकाल करके एक बार देखिए, मजा आ जाएगा आपको भी। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल एस्टर डाइपेप्टाइड। तो ये तो आपका वही जो एस्पार्टेम आजकल चल रहा है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड, तो सिंपली एस्पार्टेम ही बनेगा, सोचना नहीं। लेकिन आपको बता देता हूँ आजकल सुक्रालोज पर ज़्यादा डोमिनेंसी चल रही, सुक्रालोज को ज़्यादा ऐड आ रहा होगा। सैकरीन होता है, एलिटेम होता है, एस्पार्टेम 150 टाइम्स स्वीटर देन शुगर होता है, एलिटेम शायद 1100 है, और सैकरीन जो है वो आपका एलिटेम 1000 है, और सैकरीन जो है वो 500 टाइम्स स्वीटर देन चीनी है, और सुक्रालोज जो है वो नियरली 50 टाइम्स है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सुक्रालोज चीनी से थोड़ा कम कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू 0 होती है इनकी सबकी। द EMF ऑफ द CD कैडमियम क्लोराइड, और ये पूरे सेल की दे रखी है। फ्री एनर्जी, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर करा रखा है, आप इसको एक बार देख करके करिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियोस में ये क्वेश्चन मैंने कराया, सेम वैल्यू को कैलकुलेट करके भी दिखाया है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल होता है। इस वैल्यू को आपको निकालना है, तो आपको क्या करना, n की वैल्यू आपको पता है 2 आ जाएगी, तो 2 रख दीजिए, फैराडे 96500 आ जाता है, और ई नॉट सेल की वैल्यू 0.7 है। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है, दोबारा भी कैलकुलेट करके आपको चेक करा देता हूँ, ये आपको दोबारा भी कैलकुलेट करके चेक करा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो, उनके लिए हम लगातार तत्पर कोशिश करते रहते हैं। और अगर आपने हमारी बात को माना तो फिर मान के चलिए सिलेक्शन के बहुत करीब आप पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 2 × 96500 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 0.7, डिट्टो 135, ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है, 135 100 आया, और डेसिमल के ये आपका किलो जूल में है, तो 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी 3 के बाद डेसिमल लगेगा, तो आपके आंसर माइनस का आ जाएगा 135.1। बिल्कुल डिट्टो आंसर भी सेम आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप जरूर लगा लीजिए, छोड़िएगा नहीं इस क्वेश्चन को। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस पर, ऐसे क्वेश्चंस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, आप आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इसी सीरीज को। क्वेश्चन फिर आपके सामने है, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH NaCl BaCl2 द मोलर कंडक्टेंस। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत दमदारी के साथ में रखा हुआ है। यानी कि लैम्डा NaOH की वैल्यू आपकी दे रखी है 248.1 × 10⁻⁻4 दे रखी है, और लैम्डा NaCl की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है, 126। वैल्यू भी सेम दे रखी है, बिल्कुल सेम है, NCERT से ही पूरा पेपर छापा गया है। और लैम्डा इन्फानाइट BaCl2
आएगा वो क्या आएगा, वो क्वेश्चन आएगा आपका लैम्डा BSL 280 वैल्यू दे रखी है इंटू 10⁻⁴ और ये सब वैल्यू दे रखी है। उसके बाद पूछा गया है कि लैम्डा m फॉर BAOH का होल ट्वाइस। तो BAOH का होल ट्वाइस का मतलब हुआ कि BA यहाँ मिल रहा है और OH यहाँ मिलेगा, तो इस वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। BAOH का होल ट्वाइस है ना, BAOH का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो हमें OH NaOH की वैल्यू 2 चाहिए, डबल चाहिए ना। तो कैसे मिलेगी डबल वैल्यू, तो यही तरीका है कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई इसे भी करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई इसे भी करना पड़ेगा, सिंपल। तभी ये 2 Na कट जाएंगे, 2 Cl कट जाएंगे, BAOH का होल ट्वाइस कट जाएगा, यानी कि सिंपली इसके दुगना वैल्यू और ये वैल्यू हम जोड़ देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि 2 8 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और एक 9 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाता है। देखते हैं, लगाते हैं दिमाग, इसको एज इट इज जोड़ दीजिए। 280 हो गया और आपका 0.0 इंटू 10⁻⁴ हो गया। दोनों को जोड़िए, ये तो 10⁻⁴ ही रहेगा, कॉमन है। इन दोनों को 2 हो गया, ये दोनों 6 हो गया, 8 8 17 7 हाथ लगा 1 हो गया, 5 2 7 हो गया। और इसको घटाना है, इस वैल्यू को घटाना है, इस वैल्यू को माइनस करना है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2 पंजे 10 इंटू 10⁻⁴ तो है ही, कोई बात नहीं। 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगाएगा, 2 छंग 12 13, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, यानी 253। 2 पंजे 10, 2 दूनी 12 13, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 2 1 कम 2, ठीक। इस वैल्यू को घटा दिए, 253.0 इंटू 10⁻⁴ को घटा दीजिए, तो इंटू 10⁻⁴ बचा, ये 2 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, और आपका 7 में 2 बचा, 5। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारा राइट अवे आ गया, बिल्कुल डेफिनेटली वही आंसर है। कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग ये लगाना है कि BAOH का होल ट्वाइस में BA आपके पास में 1 है और OH का होल ट्वाइस है, OH 2 लाने, तो 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो Na 2 हो जाएंगे, और Na 2 यहाँ Cl 2 है, तो इसको भी 2 से कर लो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन शॉर्टकट में निकाल सकते हो, रिएक्शन बनाने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मजेदार। एक्सेस ऑफ विच इन द ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज द ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये मैंने पीछे भी क्वेश्चन कराया, ब्लू बेबी नाइट्रेट की वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की वजह से होता है। विच अमंग द एरोमेटिक कौन है, तो अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन लिया तो नहीं है, साइक्लोहेप्टाट्राइन भी नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन फ्यूरॉन जो है वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ये तो सिंपल पढ़ा हुआ कंपाउंड है, फ्यूरॉन कंपाउंड जो है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। ये पढ़ा हुआ है, बहुत बार मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए यहाँ पर। और ये एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट का मतलब है ट्रैंकुलाइजर को बोलते हैं, ट्रैंकुलाइजर को बोलते हैं। तो ये एप्रीनियाजिड जो होता है ये ट्रैंकुलाइजर है। ये बाकी सिमेटिडीन जो है वो रेनिटिडीन, मतलब ये आपका वही एसिडिटी के लिए है। डेमीटैप और टेट्राफेनेडिन, ये सब दवाइयाँ जो हैं इनका शायद थोड़ा सा आइडिया नहीं, लेकिन एप्रोनियाजिड है। और आपका ये सब दवाइयाँ जो हैं डेमीटैप भी शायद जो है वो एसिड के लिए ही है, देखना पड़ेगी। और टर्फेंडाइन का ध्यान नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो ये तो कंफर्म है। 4th वाला NCERT में दवाइयाँ दी हैं, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। NCERT में दे रखी हैं, और NCERT के जो लास्ट वाला ड्रग वाला चैप्टर है उसी में दिया हुआ है, तो आप वहाँ चेक करिएगा। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग द pH फिनॉल सोज विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इन स्पेक्ट्रा, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि अगर आपको फिनॉल है ना, फिनॉल में OH ग्रुप लगा है, और OH ग्रुप जो लगा है तो OH इसका देखो बना लेते हैं, तो कौन का, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट। तो आपको मैं बताने की ये जरूर कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप फिनॉल ले लीजिए। फिनॉल में एक तो डबल बॉन्ड भी लगा है, तो डबल बॉन्ड है, और साथ ही इसके अंदर जो है वो फिनॉलिक ग्रुप है। तो ये कलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिनॉलिक ग्रुप की वजह से, और बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है वो डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट आ जाएगी, तो डी, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड वाला यानी ए हो गया और आपका डी, हाँ ठीक, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए और डी ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक नहीं, जिंक
कैडमियम और मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो होती है कंप्लीटली फिल्ड होती है, आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होती है, कंप्लीटली फिल्ड मानी जाती है। यहाँ पर अगर कन्फिगरेशन देखोगे तो 3D10 होता है, 4s2 होता है, इसलिए ये फिर ट्रांजिशन नहीं, ये डी ब्लॉक का तो है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। स्वार्ट्स रिएक्शन, ये तो एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन छाप दिया है तो यहाँ पर एनसीईआरटी लिख देता हूँ। फुल पेपर एनसीईआरटी से कवरेज है, ये आप स्वार्ट्स रिएक्शन तो जानते ही हैं। और ये वाला सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया, कुछ लोग कह रहे थे सर सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन फिर क्यों पूछा जा रहा है। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी समझाई थी, अगर आप ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, तो आपको पता होना चाहिए, सब 7 बार आप लिख लीजिए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसे करके 7 बार लिखिए और पहला कट फिर दूसरा कट फिर तीनों कट, ऐसे करके अल्फा बीटा 90 और बीटा 90 नहीं तो मोनोक्लिनिक की पहचान मानी जाती है। ये एनसीईआरटी में पन्ने पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप एनसीईआरटी अप्लाई कर लीजिएगा और एनसीईआरटी से ही आप इसको देख लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। उसके बाद आइए द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस पे अगर आते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इन्होंने बताया है, तो सिंपल सी बात है ये HBZ रिएक्शन हम लोग बताएंगे, HBZ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर 0 ये अल्फा रिप्लेस हो जाते हैं, तो जब अल्फा रिप्लेस होंगे तो CH3CH2 CHCl हो जाएगा 0 अल्फा, तो ये आपका CH3CH2 CHCl और COOH हो जाएगा, तो 1-2, तो 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इसका जवाब आ रहा है। इसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियोबियम है, नियोबियम। ठीक है, नियोबियम आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शनल है, और नियोबियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप नियोबियम को जानना चाहते हैं कहाँ पर है, तो आप जानते हैं ये इटरियम वाली, इटरियम जिरकोनियम नियोबियम ये वाली सीरीज है, वेनेडियम के ठीक नीचे आता है, ठीक नीचे आता है। और इसका एटॉमिक नंबर भी अगर आपको याद होगा तो 41 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 41 होता है। और 41 वाला कन्फिगरेशन आपको पता है, 41 से लेकर के 50 तक के ये सभी एक्सेप्शंस चलते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शंस चलते हैं, और इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये गड़बड़ करेंगे एग्जामिनेशन में। इसके बाद आ जाइए, अ सब्सटेंस दैट इज ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो चुका है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, और यहाँ पर भी जवाब आपको व्हाइट फॉस्फोरस बिल्कुल मिलेगा, और यही पानी में रखा जाता है, चमकता भी यही है। तो 122 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी आपको बताता हूँ। द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन एट 298 इज नॉट जीरो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जीरो किसके लिए नहीं होगी। तो देखिए, आपको स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 न होने का कारण क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में फिर एंथैल्पी कैलकुलेट करना ये जो है वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि एंथैल्पी का मतलब ही हो गया कि आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि मोलर एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द हीट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रेफाइट सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर गैसियस स्टेट लिखा हुआ है, गैसियस स्टेट लिखा हुआ ब्रोमीन, जबकि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ये इवोपरेट कर दी गई होगी, इसीलिए वैल्यू 0 इसकी नहीं हो पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव डज नॉट वो इंडिपेंडेंट होती है मैटर पर, इंडिपेंडेंट ऑन द मैटर ऑफ द सब्सटेंस, कहाँ चला गया, इंडिपेंडेंट ऑन द मैटर। तो मैटर पे कौन इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी डिपेंड है, टेम्परेचर डिपेंड है, प्रेशर डिपेंड है, लेकिन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मैटर, मैटर पर इंडिपेंडेंट रहती है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो 25वां है वो क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो मॉलिक्यूल को बना के देख लेते हैं एक बार। वैसे तो अमोनिया साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर हो गया, ये शिफ्टिंग इधर होगी, ये शिफ्टिंग इधर होगी, ये शिफ्टिंग इधर होगी, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ CCl4 में यानी कि ये मोमेंट 0 नहीं हो सकता। CCl4 को देखो, तो CCl4 को अगर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से ये और इस तरीके से ये कैंसिल आउट, यहाँ भी इस तरीके से ये कैंसिल आउट। NF3 को देखोगे तो N हो गया, F हो गया, ये F हो गया, ये यहाँ पर आएगा, तो ये एक्चुअल में क्या होगा,
ये खींचेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो लेकिन ये भी खींचेगा तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अमोनिया की वैल्यू NF3 से ज़्यादा होती है। ये बात भी NCERT ने समझा रखी है और मैंने भी समझाई। BF3 में भी टोटली कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो 100% यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर फिर हमारा ये NH3 आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप अगर चाहते हैं तो एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और महासंग्राम बैच ज्वाइन अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि महासंग्राम बैच में भी बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो जो UPPGT वाले लोग हैं वो महासंग्राम बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, गुड डे।